दृष्टि आईएएस के इन डेप्थ प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनीष। भाषा की बहुलता को लोकतंत्र के सॉफ्टवेयर के रूप में भी परिभाषित किया जाता है। यानी एक नेशन स्टेट अपने यहाँ बोली जाने वाली अलग अलग भाषाओं को राजनीतिक समावेशीकरण का आधार बना करके आर्थिक विकास और सामाजिक प्रगति की बुनियाद डाल सकता है। वहीं कुछ राष्ट्र राज्य ऐसे भी होते हैं जो एक ही तरह की भाषा को समाज पर थोपने का प्रयास करते हैं और इस प्रक्रिया में अपने यहाँ हिंसा की बुनियाद डाल देते हैं। इसका सबसे मजबूत उदाहरण हमारे पड़ोस में श्रीलंका है। साथ ही बांग्लादेश का निर्माण भी भाषा के आधार पर ही हुआ था। लेकिन भारत में स्थितियां उल्टी रही हैं। भारत ने आजादी के बाद से ही अलग अलग भाषाओं के राजनीतिक समावेशीकरण को बढ़ावा देकर के आर्थिक विकास और सामाजिक प्रगति का उसे आधार बनाया है। इसलिए अलग अलग राज्य अलग अलग समय पर अपनी भाषाओं के आधार पर नाम में परिवर्तन की मांग करते रहते हैं। हाल ही में इसी तरह की एक परिवर्तन की मांग केरल राज्य की तरफ से भी किया गया है और यही इन डेप्थ में आज हमारा टॉपिक होगा। हमारे टॉपिक का नाम होगा केरल क्यों अपना नाम केरलम करना चाहता है। इस टॉपिक के अंतर्गत हमारे चर्चा के विभिन्न पक्ष होंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये खबर क्या है और चर्चा में क्यों आ गई है। इसके बाद हम केरलम नाम का आधार जानेंगे। इस नाम के कुछ ऐतिहासिक और भाषाई आधार हैं, उन पर चर्चा करेंगे। इसके बाद नाम परिवर्तित करने की संवैधानिक प्रक्रिया के बारे में जानेंगे और उसके बाद एक महत्वपूर्ण पक्ष होगा नाम परिवर्तन में भाषाई मूल के राजनीतिक निहितार्थ क्या है। ये पक्ष इस पूरे सेशन का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष होने वाला है, क्योंकि नाम के भाषाई आधार के संपूर्ण परिप्रेक्ष्य को आप इसी पक्ष के अंतर्गत समझेंगे। अंत में आपके लिए एक प्रश्न होगा। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। खबर क्या है और चर्चा में क्यों आ गई है। खबर इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर से ली गई है और खबर है केरला असेंबली पासिस रेजोल्यूशन टू अर्ज सेंटर टू रीनेम स्टेट एज केरलम। ये खबर है। दरअसल केरला असेंबली ने, विधानसभा ने एक रेजोल्यूशन, एक संकल्प पारित किया है और ये संकल्प केंद्र सरकार से डिमांड करता है कि केंद्र सरकार भारत के संविधान और सभी सरकारी दस्तावेजों में केरल का नाम परिवर्तित करके केरलम करने की प्रक्रिया को तुरंत उसके लिए कदम उठाए। ये संकल्प पारित किया गया है और इसी संकल्प में ये कहा गया है कि मलयालम भाषा में जो केरल है उसको केरलम ही कहा जाता है और संविधान प्रारंभ से पहले स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ही, स्वतंत्रता आंदोलन से प्रेरित होकर के मलयाली भाषा बोलने वाले लोगों द्वारा एक एकीकृत केरल राज्य के निर्माण की डिमांड की गई थी। लेकिन जब संविधान बना तो संविधान में इंग्लिश भाषा में केरल का नाम केरला इस तरह से लिखा गया जिससे इसका नाम केरल पड़ा, लेकिन मलयालम भाषा में इसको केरलम ही कहा जाता रहा। और इसलिए राज्य विधानसभा डिमांड करती है केंद्र सरकार से कि वो आर्टिकल 3 के तहत इस केरल का नाम परिवर्तित करके केरलम करे। ये बातें संकल्प में कही गई है और इसी संकल्प के कारण ये पूरा टॉपिक चर्चा में आ गया है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस नाम का कोई ऐतिहासिक और भाषाई आधार क्या है। केरल नाम का जो सर्वप्रथम उल्लेख है वो अशोक के एक अभिलेख में मिलता है। अशोक के एक अभिलेख में मिलता है जिसका नाम है शिलालेख द्वितीय। शिलालेख द्वितीय, और ये 257 बीसी का है, ईसा पूर्व 257 का है। और जैसा आप जानते हैं कि जो अशोक का समय था वो 272, 269 से 232 बीसी था, ईसा पूर्व था। इस शिलालेख में केरल पुत्र शब्द का प्रयोग हुआ है। साथ ही केरल पुत्र शब्द का जो प्रयोग हुआ है वो स्थानीय शासकों के संदर्भ में हुआ है। और साथ ही एक और नाम का प्रयोग हुआ है, वो है चेरपुत्र। चेरपुत्र शब्द कैसा है, क्योंकि केरल के इतिहास के प्रारंभिक दौर में केरल का जो सबसे प्रमुख राज्य था वो चेर राज्य हुआ करता था, जिसका अस्तित्व अशोक के समय में भी था। और इसलिए केरल के इस क्षेत्र को चेर क्षेत्र कहा जाता था, उस समय चेरपुत्र कहा जाता था। संगम काल में इसकी उपस्थिति थी और संगम काल को 3री शताब्दी बीसी से 3री शताब्दी एडी के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसलिए
ये चेरपुत्र शिलालेख में नाम आया है। अब इस केरलम शब्द का उद्भव और अर्थ क्या है? दरअसल जो केरलम शब्द है ये चेरम शब्द से आया है। चेरम शब्द से, चेरम शब्द का जो उल्लेख है वो गोवा के दक्षिण में स्थित गोकर्णम से दक्षिण में कन्याकुमारी तक के क्षेत्र, तटीय क्षेत्र को परिभाषित किया गया है, परिभाषित किया जाता है इस चेरम क्षेत्र को, क्योंकि इसमें उस समय कर्नाटक का तट भी पड़ता था। कर्नाटक भाषा में, कन्नड़ भाषा में चेरम को केरम कहा जाता है। स्वाभाविक है कि चेरम शब्द की जो उत्पत्ति है वो चेर शब्द से ही हुई है, और चेर शब्द का जो अर्थ है वो होता है टू जॉइन, यानी जोड़। इस चेरम शब्द से ही निकला है चेरम और चेरलम। चेरलम शब्द दो शब्दों से जुड़ करके बना है, चेर प्लस आलम। आलम शब्द का मतलब होता है रीजन, क्षेत्र, और चेर शब्द का मतलब होता है टू जॉइन, जोड़, यानी विभिन्न क्षेत्रों का जोड़। तो विभिन्न क्षेत्रों के जोड़ को चेरलम कहा गया है, और इस चेरलम का ही मलयाली भाषा में जो अभिरूप है वो है केरलम। ये इसका भाषाई आधार है। इस तरह से ये भाषा के रूप में डेवलप हुआ है। आजादी से पूर्व ही राष्ट्रीय आंदोलन से प्रेरित होकर के मलयाली भाषी लोगों द्वारा 1920 के दशक में इस आधार पर कि सभी मलयाली भाषी लोग हैं, उनका एक ही तरह की संस्कृति है, उनकी परंपराएं समान है और उनके रीति रिवाज समान है, इस आधार पर एकीकृत केरल राज्य की डिमांड उनके द्वारा की गई। और इसमें मुख्यतः उन्होंने कहा कि इसमें 3 क्षेत्र शामिल होने चाहिए, एक मालाबार का, एक कोची का, कोचिन कहते थे इसको, कोची का, और तीसरा क्षेत्र इसमें शामिल होना चाहिए त्रावणकोर का। आप जानते हैं कि आजादी से पूर्व ये 3 क्षेत्र थे। ये त्रावणकोर का क्षेत्र था, त्रावणकोर का यहाँ छोटा सा रियासत पड़ती थी, ये कोचिन का क्षेत्र था, और ये मालाबार डिस्ट्रिक्ट हुआ करते थे। 1920 के दशक में इन्हीं को जोड़ करके केरल राज्य बनाने की डिमांड थी। स्वतंत्रता जब भारत को प्राप्त हुई 1947 में, तो 1947 में स्वतंत्रता के बाद अलग अलग राज्यों के निर्माण की प्रक्रिया शुरुआत हुई, और 1 जुलाई 1949 को केरल राज्य के निर्माण की दिशा में पहला कदम उठाया गया, जब कोचिन और त्रावणकोर को मिलाकर त्रावणकोर और कोचिन स्टेट का जन्म हुआ। भारत में एक राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया 1953 में, दिसंबर 1953 में, जिसे फजल अली आयोग भी कहते हैं। इस फजल अली आयोग ने विभिन्न भाषाओं के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश सितंबर 1955 में की, और इस सिफारिश के अनुसार केरल राज्य में 3 क्षेत्र शामिल कर दिए गए, मालाबार, कोचिन और त्रावणकोर। त्रावणकोर और कोचिन पहले से ही था, इसमें मालाबार शामिल कर दिया गया, साथ ही इसमें कासारागोड़ तालुका को भी शामिल कर दिया गया। त्रावणकोर क्षेत्र के दक्षिण इलाके में कई ऐसे क्षेत्र थे जो इस राज्य पुनर्गठन आयोग ने तमिलनाडु में शामिल करने की सिफारिश की, जैसे एक क्षेत्र था तोवाला, जैसे अगिस्थीश्वरम, जैसे विलियन कोडे, जैसे कैलकुलम, इस तरह के जो क्षेत्र थे वो इसने तमिलनाडु में शामिल करने की सिफारिश की, और इस प्रकार से केरल राज्य का 1 नवंबर 1956 में अस्तित्व में आया। ये इसका पूरा आधार था, ऐतिहासिक और भाषाई आधार। भारतीय संविधान में किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन करने की क्या प्रक्रिया है? जैसे यहाँ पर राज्य सरकार द्वारा संकल्प पारित किया गया है। अब ये जो पूरा विषय है ये भारत सरकार के होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आ जाएगा। होम मिनिस्ट्री इस पर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मांगेगी कई संस्थाओं से, जैसे रेलवे मंत्रालय से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की डिमांड होगी, इंटेलिजेंस ब्यूरो से होगी, जैसे डाक विभाग से होगी, भारतीय सर्वेक्षण से होगी, और साथ ही साथ भारतीय सर्वेक्षण से होगी, और साथ ही साथ डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडिया, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया से भी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की डिमांड होगी। जब ये नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट हो जाएगा, मिल जाएगा, तो होम मिनिस्ट्री इस पर
अपनी सहमति देगी, उसके बाद इसको संसद के किसी भी सदन में प्रवेश किया जाए, में विधेयक के रूप में पेश किया जाएगा। और ये विधेयक हमेशा राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही पेश होता है, राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश पर। और विधेयक साधारण बहुमत से अगर पारित हो जाता है तो सामान्य विधि के आधार पर इस स्टेट का नाम केरलम हो जाएगा। ये प्रक्रिया संविधान के जो आर्टिकल है 3 के तहत निर्धारित है। संविधान का जो आर्टिकल 3 है उसके तहत निर्धारित है। ये प्रक्रिया क्या है? संविधान का आर्टिकल 3 क्या कहता है? संविधान का आर्टिकल 3 कहता है नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन की व्यवस्था आर्टिकल 3 के अंतर्गत है। आर्टिकल नाम में परिवर्तन की जो व्यवस्था है वो आर्टिकल 3E के अंतर्गत है, अंग के अंतर्गत है। और ये सामान्य विधि से ही, संसदीय विधि से ही ये नाम में परिवर्तन हो जाता है। यानी इसके लिए संविधान संशोधन विधि आर्टिकल 368 का प्रयोग नहीं होता। आर्टिकल 368 एक संवैधानिक संशोधन की विशेष प्रक्रिया है जिसे संसद में पास होने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। मतलब संसद की कुल सदस्य संख्या का आधा और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत की आवश्यकता संविधान संशोधन विधेयक के अंतर्गत पड़ती है। लेकिन यह सामान्य विधि से ही परिवर्तन हो जाता है। यह संवैधानिक प्रक्रिया है, सामान्य। अब हम इसके नाम परिवर्तन में भाषाई मूल के राजनीतिक निहितार्थ को देख लेते हैं। दरअसल जब राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था और गांधी जी द्वारा 1915 से 1917 के दौरान राष्ट्रीय आंदोलन के मुख्य विचारधारा को टेक ओवर किया गया, तो गांधी जी ने कई परिवर्तन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को जमीनी स्तर से जोड़ने के लिए किया। उनमें एक सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन था कि उन्होंने प्रदेश कांग्रेस कमेटियों का जो गठन है वो भाषाई आधार पर करना शुरू कर दिया। और भाषाई आधार पर कैसे करना शुरू किया? जैसे तमिल प्रदेश कांग्रेस कमेटी उन्होंने बना दी, जैसे तेलुगु प्रदेश कांग्रेस कमेटी उनके द्वारा बनाई गई, जैसे कन्नड़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी, मराठी प्रदेश कांग्रेस कमेटी, उड़िया प्रदेश कांग्रेस कमेटी। इससे क्या हुआ कि आम जनता की भाषा में प्रदेश के लोगों को राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ने का आधार प्रदान कर दिया। साथ ही जो ब्रिटिश शासन द्वारा भारतीय प्रशासनिक विभाजन किया गया था, जैसे कलकत्ता प्रेसिडेंसी, जैसे मद्रास प्रेसिडेंसी, इस प्रशासनिक विभाजन को इस आधार पर चुनौती दे दी। साथ ही राष्ट्रीय आंदोलन में स्थानीय भाषा, क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग करके वहां के लोगों का सीधा जुड़ाव राष्ट्रीय आंदोलन से स्थापित कर दिया गया। और पत्राचार और प्रेस में भी राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं ने जो हमारी भाषाएं थी, जो देसी भाषाएं थी, उनका प्रयोग करना शुरू कर दिया। तो गांधी जी द्वारा किया गया एक महत्वपूर्ण परिवर्तन था। इस परिवर्तन से क्या हुआ कि सभी लोगों द्वारा ये डिमांड होनी शुरू हो गई कि जब भारत आजाद हो जाएगा तो जो प्रदेशों का गठन होगा वो भाषाई आधार पर किया जाएगा। ये लोगों में भावनाएं बन गई और सभी राष्ट्रीय आंदोलन के नेता इस पर सहमत थे। लेकिन फिर होता है भारत का विभाजन। भारत के विभाजन का आधार क्या था? धर्म। अब ये राष्ट्रीय आंदोलन के नेता किस में थे? राजनीतिक सत्ता में था। तो चाहे पटेल हो और चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, इनके सामने सबसे बड़ा प्रश्न ये था कि धर्म के आधार पर पहले ही देश का विभाजन हो चुका है, कहीं भाषा विभाजन का एक और आधार न बन जाए। इसलिए जो वो प्रदेशों की डिमांड थी, प्रदेशों का वादा था भाषा के आधार पर गठन का, वो हाशिए पर चला गया। हाशिए पर जाने के कारण लोगों की तरफ से उसकी डिमांड उठने लगी। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन तेलुगु भाषा के आधार पर अलग आंध्र प्रदेश राज्य के लिए चलने वाला आंदोलन है, जिसमें दिसंबर 1952 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना घटी, जब एक एक्टिविस्ट पोट्टी श्री रामालू की 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद मृत्यु हो गई। इसने पूरे देश में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को एक नई दिशा प्रदान कर दी। भारत सरकार मजबूर हुई और दिसंबर 1953 में पहले राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण हुआ, जस्टिस फजल अली की अध्यक्षता में। इस आयोग ने
सितंबर 1955 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और उसके आधार पर 1 नवंबर 1956 में कई राज्यों का निर्माण भाषा के आधार पर हुआ। इसमें से 1 नवंबर 1956 में केरल राज्य का निर्माण हुआ। भाषा समय के साथ भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का जो भारत का अनुभव रहा है वो इस प्रकार का अनुभव रहा है कि इसने भारत में राजनीतिक समावेशीकरण को बढ़ावा दिया है और राजनीतिक समावेशीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा दे करके इसने भारत में आर्थिक विकास और सामाजिक प्रगति के आधार को निर्मित किया है। इसलिए भारत का भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का जो अनुभव है वो बहुत ही पॉजिटिव रहा है, सकारात्मक रहा है, जो पूरी दुनिया के लिए एक उदाहरण भी है। यही कारण है कि समय समय पर अलग अलग राज्यों द्वारा अपनी भाषा के आधार पर विभिन्न नामों में परिवर्तन की डिमांड और परिवर्तन किए जाते रहे हैं। जैसे अभी हाल ही में एक उड़ीसा का नाम आप जानते हैं, ओडिशा किया गया है। इसी तरह से अब इसी आधार पर अब केरल राज्य अपना नाम मलयालम भाषा के आधार पर केरलम करना चाहता है। आप जानते होंगे पहले से ही बॉम्बे का नाम मुंबई कर दिया गया है, बेंगलोर का नाम बंगलुरु कर दिया गया है, मद्रास का नाम चेन्नई कर दिया गया है, कलकत्ता का नाम कोलकाता कर दिया गया है भाषाओं के आधार पर। साथ ही 8वीं अनुसूची में जब भारतीय संविधान लिखा गया तो 8वीं अनुसूची में उसके भाषा की संख्या केवल 14 थी और वर्तमान में विभिन्न संशोधन करके, चाहे 21वां संशोधन हो या उसके बाद 71वां संशोधन हो या फिर उसके बाद 92वां संशोधन हो, ये 1967 में हुआ, ये 1992 में हुआ और ये 2003 में हुआ। इसके माध्यम से 8 और भाषाएं जोड़ दी गई, यानी वर्तमान में 8वीं अनुसूची में भारत में मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या 22 है और 38 और भाषाओं की डिमांड इसमें चल रही है। यह आप दिखाता है कि किस प्रकार से राजनीतिक समावेशीकरण विभिन्न भाषाओं को स्वीकार करके, यानी प्लूरलिज्म, मैंने शुरू में ही कहा था कि प्लूरलिज्म ऑफ लैंग्वेज ये लोकतंत्र का सॉफ्टवेयर माना जाता है। इन भाषाओं को स्वीकार करके राजनीतिक समावेशीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया और ये भारत में आर्थिक विकास और सामाजिक प्रगति का आधार बना। इसी का एक प्रतिरूप है वर्तमान में केरल राज्य का केरलम नाम करने की मांग। अब हम दूसरे राज्यों का अनुभव देखते हैं। चीन और श्रीलंका का इसमें क्या अनुभव रहा है। चीन ने क्या किया, 1949 अक्टूबर क्रांति 1 अक्टूबर 1949 में अस्तित्व में आने के बाद चीन ने वहां पर हान कल्चर और मैंडरिन भाषा को थोपने की कोशिश की। वर्तमान में स्थिति क्या है शिनजियांग में जबरदस्त ह्यूमन राइट वॉयलेशन है उइगुर समुदाय के प्रति। क्यों? क्योंकि इनकी भाषा और संस्कृति अलग है और इनको हान कल्चर और मैंडरिन के अनुरूप ढालने के लिए ये बताया जा रहा है कि बड़े बड़े कैंप बनाए गए हैं जो फोर्स्ड लेबर के साथ साथ इस कल्चर की शिक्षा इनको दे रहे हैं और जबरदस्त ह्यूमन राइट वॉयलेशन की खबरें हैं। इसी प्रकार से श्रीलंका ने अपने यहां क्या किया, 1970 के दशक में एक भाषा सिंहली भाषा को सभी पर थोपने का प्रयास किया। इससे क्या हुआ, तमिलों की तरफ से एक जबरदस्त प्रतिक्रिया हुई और पूरा देश गृह युद्ध में चला गया, जिसकी आहट आज तक महसूस की जा रही है। और आर्टिकल 13 के माध्यम से यहां पर परिवर्तन करके तमिलों के अधिकारों को पुनः स्थापित करने की बात है। यानी 2 स्टेट का हमने उदाहरण देखा कि किस प्रकार से प्लूरलिज्म ऑफ लैंग्वेज, भाषा की बहुलता को स्वीकार न करने के कारण वहां पर ह्यूमन राइट वॉयलेशन और गृह युद्ध जैसी स्थितियां पैदा हो गई। वहीं भारत एक ऐसा उदाहरण है जिसने भाषा को राजनीतिक समावेशीकरण का आधार बना करके आर्थिक विकास और सामाजिक प्रगति को हासिल किया है और इसी का एक उदाहरण है कि केरल राज्य द्वारा केरलम नाम की मांग की जा रही है। अंत में एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है या है। केरल शब्द का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य अशोक के द्वितीय शिलालेख 257 ईसा पूर्व से प्राप्त होता है। ये पहला स्टेटमेंट है।
दूसरा स्टेटमेंट है प्राचीन कालीन चेर राज्य का मुख्य क्षेत्र तमिल क्षेत्र था। आपके ऑप्शंस हैं केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न तो दो। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। अंत में आपके लिए एक सूचना है, सूचना यह है कि इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दृष्टि संस्थान आपके लिए सभी ऑनलाइन पेन ड्राइव कोर्सेज और टेस्ट सीरीज पर 50% का डिस्काउंट लेकर के आ रहा है। यह ऑफर आपके लिए 13 अगस्त से 16 अगस्त तक जारी रहेगा। आप डाउनलोड कर सकते हैं दृष्टि लर्निंग ऐप। साथ ही आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के पर क्लिक करके फॉर्म सबमिट करिए तो आपको ये डिस्काउंट वहां पर मिल जाएगा। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।